मैं एक्चुअल में घर तो हम लोग का पुराना ही यहीं पे, लेकिन हम लोग रहते हैं बिल्डिंग में, आरिफ सेठ की बिल्डिंग में रहते हैं। तो मेरे बाजू में जो लोग हैं वो बिहार से बिलोंग करते हैं और 31 तारीख को उनके घर में शादी है। तो वो लोग क्या बोले थे कि ज़रा असलम भाई आप देख लेना। तो मैंने कहा ठीक है। तो सुबह कल मैं निकला तो लड़की के जो वालिद है ना, उनसे मैं बात कर रहा था साजिद की दुकान के पास कि आपने क्या इंतज़ाम किया है, शादी आप लोग बिहार से आए हैं, यहाँ पे अगर आप लोग से नहीं होगा तो बताइएगा, मैं बच्चों लोग को बोल दूंगा, वो लोग संभाल देंगे। इसी टॉपिक पे बात कर रहा था। इतने में मैं क्या देखा हूँ कि उधर से 2-4 बच्चे भागे। तो मैं पूछा क्या हुआ, बोले उधर कोई बेहोश हुआ। देखो भाई, मैं जब देखा तो लड़की को बहुत बुरी तरीके से मार रहा था। तो मेरे चाचा ने देखा, सोचा कहीं बच्ची को मार ना डाले, इसके वजह से उसको छुड़ाने आया और बच्ची को छुड़ा चुका था। फिर इत्मीनान से खड़े हुआ, उसके बाद उसने हमला कर दिया। जब मैं आया हूँ यहाँ पे कोने पे, मस्जिद के कॉर्नर पे आया मैं, तो मैं क्या देखता हूँ कि कमरुज़्ज़मा को इसलिए पहचानता हूँ क्योंकि भाई मैं भी वारपिन चलाता हूँ और वो भी वारपिन चलाता है, तो वो हिसाब से अपने मोहल्ले का भी है। तो मैं बोला यार इसको हुआ क्या, बेहोश तो ऐसा नहीं हो सकता जिसको इतना की बॉडी में खून लगा हो। तो इतने में सारे बच्चे आए। मैं बोला यार कौन हुआ, क्या हुआ, वो बात की बात है, पहले तुम लोग इसको उठाओ क्योंकि इसकी हरकत कुछ दिखाई नहीं दे रही, इसको उठाओ, पहले हॉस्पिटल लेके जाओ। और वहाँ तक मेरे ये ज़हन में नहीं था कि इतना मतलब इसके ऊपर वार हुआ है। मैं अभी भी वही सोच रहा था कि बेहोश हुआ, गिरा तो खून लग गया इसको। मैं सुबह सुबह उठ के इस जगह पे खड़ा था, पानी भर रहा था। तो खड़ा था, उतने में कमरुज़्ज़मा भाई यहाँ अंदर साइड मुँह करे खड़े थे, यहीं पे यही उनका घर है। अंदर साइड मुँह करे, पीछे पीट करे, नंगी पीट खड़े थे। तो अंसार भाई जो है वो दौड़ते दौड़ते चाकू लेके आए, दौड़ते दौड़ते आए, मैं वहाँ खड़ा था देख रहा था, आए डायरेक्ट उनकी पीठ पे वार कर दिए, उनकी पीठ पे वार कर दिए। फिर वो पीछे मुड़ के देखे, उनका दिमाग नहीं काम के भागने लगे। तो वहाँ से दौड़ते दौड़ते मैं आया, पकड़ने के लिए। जैसे ही मैं उनके पास आया तो वैसे ही मेरी तरफ चाकू मारने चले, तो पीछे हो गया। फिर पीछे हुआ जब तक वो भाग के मेरे घर के आगे चले जा चुके थे, मेरे घर के आगे जा चुके थे। फिर मैं दौड़ के गया घर में, डंडा निकाल के बाहर आ रहा था तो घर वाले रोक दिए। मैं घर पे बाहर वहीं खड़ा था। अच्छा, मेरे घर में एक मेरा लड़का काम पे चला गया और एक लड़की भी काम पे चली गई और 2 मेरे नवासे बाहर थे और मैं बाहर खड़ा हूँ। बीबी भागते आई और वो दरवाज़ा सोचे बंद कर लूँ और एक भी पहुँचा, कड़ी नहीं लगा पाई और ठेल दिया। तो मैं झुका, मैं बोला अंसार पीछे हट जाओ, अब पीछे नहीं हटा, कुछ भी नहीं बोल रहा है। मैं बोला अंसार हट जाओ, जब नहीं बढ़ा तो मैं उसका पीछे से पकड़ा हूँ तो हमको धक्का मारा। अच्छा, आपको भी धक्का मारा? यहाँ लग गई है, दोनों में। उसके बाद अब कौन हटाया कौन, मैं अच्छा इसके मैं हाथ जोड़ रहा हूँ। जब देखा मैं मजबूर हो गया, इससे पूरा नहीं पढ़ पाऊँ, मैं बोले से अंसार हाथ जोड़ा, पैर पे गिर रहा हूँ और चिल्ला रहा हूँ भैया कोई बचाओ बच्ची को बचाओ। अब किसने हटाया, किसने उसको बचाया ये मुझे, और मारा इस तरीके से मार रहा था, ऐसा ही उसका हाथ था, ऐसा ही मार रहा था, ऐसे नहीं, ऐसे ही धड़ाधड़। और मैं चिल्ला रहा रोक रहा हूँ मगर उसका हाथ रुक नहीं है। जब वो हटा है तो चाकू टूट गई, अंदर फेंक दिया। फिर वहाँ से निकला है तो एक चाकू यहाँ गटर में गिरी है। अब कहीं मेरे घर के बच्चे अंदर होते तो उनको भी घायल कर दिया। अच्छा, ये घूमा नहीं, कहीं घूम गया होता मेरी तरफ तो हमको भी खलास किया था, मगर मैं हटा नहीं उस जगह से, मैं वो दरवाजे से हटा नहीं। और जब उसको उठाया ना बच्चे लोग तो इतना ज़्यादा खून गिरा, उसको रिक्शे में डाले। इतने में मैं क्या देखता हूँ कि उसकी जो वाइफ है, बेबी, जिसका मार शायद हसीना नाम है लेकिन हम लोग बेबी उसको बोलते हैं, उसको लेके आए जब बच्चे लोग। तो मैं क्या देखता हूँ कि हसीना बेबी का ये कंडीशन थी कि जैसे उसको खून से किसी ने नहलाया हो। इतनी लाइफ हो गई, 51 साल उम्र है मेरी, इतना भयानक मंजर मैंने देखा ही नहीं था। मेरी ये हालत हो गई जब उसको मैंने देखा बेबी को खून से नहाए हुए, तो मेरे को ऐसा लगा कि मुझे चक्कर आने लगा है। तो जॉब पे था मैं, तो मुझे कॉल आया तो मैं इधर से उधर से भाग के आया कि मतलब कि ऐसा ऐसा चाकू लग गया, ऐसा ऐसा झगड़ा हो गया, ऐसा ऐसा ये चीज़ हो गया है। तो उधर से कॉल आया तो मैं भाग के आया। पहले तो घर पे देखा कि हालात सब रो रहे थे, अब मुझे ये पता नहीं था कि हुआ क्या एक्चुअल में। तो मुझे बोले कि पहले हॉस्पिटल जाओ, तो मैं पहले हॉस्पिटल जाने की जगह पहले यहाँ पे देखने आया कि वारदात तो हुआ क्या है। देखने आया तो दरवाज़ा बंद था और वो जो था जो भी मारा था वो अंदर था। तो मैंने खोलने की कोशिश की तो यहाँ मोहल्ले के लोग ने रोका
कि बोले पहले जाओ, पहले मोहल्ले पहले देखो कि मेरे मामू को क्या हुआ है। इम्तियाज़ मेरा मामू है, तो देखो क्या हुआ। फिर यहाँ से मैंने हॉस्पिटल गया, हॉस्पिटल जाने के बाद देखा तो वहाँ पे उनकी डेथ हो चुकी थी। वहाँ तक भी मुझे ये नहीं मालूम था कि इतना बड़ा कांड हुआ है यहाँ पे। जब और आगे बढ़ा मैं क्या देखता हूँ कि उसका लड़का यहाँ पे उसको वार है और अपनी बहन को लेके भाग रहा है। तो कल का जो मंजर था ऐसा लग रहा था कि जैसे यहाँ पे खून की होली खेली गई हो। और जब मैं आया हूँ गली में, ये वकील भाई के घर पे जब मैं गया हूँ, तो वहाँ पे देखने के बाद तो कोई ये कह ही नहीं सकता था कि यार यहाँ पे खून रहती हुई, यहाँ पे ऐसा लग रहा था जैसे कुर्बानी की गई है किसी की। इतना बेशुमार वहाँ खून था। मुझको फ़ोन आया था कि आपके बहन को मार लगी, घर आ जाओ घर पे जल्दी से खान कंपाउंड। मैं इमली के झाड़ के पास पहुंचा था। जब आके देखा तो रिक्शे में भर के ले जा रहे थे। मेरी बहन जख्मी थी, मेरा बहनोई जख्मी था और बच्चों को भी चाकू लगी है, बच्चों को भी जख्मी थे सब। जब आगे देखा तो रिक्शे में मेरी बहनोई को डाल रहे थे। तो उसके बाद मैं वो लोग को ले गया हॉस्पिटल। मैं वो लोग को हॉस्पिटल लेके गया, हॉस्पिटल में एडमिट करा के फिर आया। फिर सामान मैं घर पे रखा, फिर आया और बहुत ज़्यादा चाकू लगी हुई है। मेरे बहनोई की डेथ हो गई है और एक इम्तियाज़ बचाने वाला था, उसकी भी डेथ हो गई है। और बाकी अभी ट्रीटमेंट चल रहा है मेरी बहन का, मेरी भांजियों का। 2 भांजी को चोट लगी है, चाकू मारा गया है, और मेरी बहन को चाकू मारा गया है, मेरे भांजे को चाकू मारा गया है। इसके सिवा और किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन इम्तियाज़ की डेथ हो गई है, मेरे बहनोई की डेथ हो गई है। मेरे अब्बू बाहर से आ रहे थे तो वो अपने घर से निकल गए, आगे सीधा मेरे अब्बू को मारने लगा। मेरे अब्बू अपने आप को बचाते बचाते पीछे भागने लगे तो रास्ते में एक जगह गिरे, फिर भी वो मार रहा था। मेरे अब्बू फिर से उठ के भागने लगे। उतनी देर में जब वो गाली देते देते अब्बू को दौड़ा रहा था तो हम लोग सभी फिर बाहर निकले। जब मेरे अब्बू वहाँ गिर गए आधे रास्ते में तो मेरे अब्बू को मारने लगा। फिर जैसे ही मैं बीच में गया वो मेरे को भी चाकू मार दिया। फिर मेरे को बचाने के लिए मेरी बड़ी वाली बहन गई कि उसको क्यों मार रहा, उसको छोड़, तो उसको भी गिरा के उसके वो भी चाकू मार दिया। उसको चाकू मारा तो यहाँ पास ऐसे पूरा उसके फट गया और उंगली पे भी कट गई। फिर भी वो उसको मारे आ रहा था तो मैं उससे छोटी वाली मेरी बहन उसको संडास का पार्ट फेंक के मारी तो वो उसके लग जाके उसको गिरा के उसको सीने पे मार दिया। उतनी देर में पीछे से एक इम्तियाज़ अंकल नाम करके है वो आए तो वो बोले उसको छोड़ने तो वो उससे भी हाथापाई करते करते मस्जिद के लग जा गिरा और मस्जिद के लग भी फिर उनको भी मार दिया। फिर उनको मारने के बाद वो मेरी अम्मी को ही दौड़ाने लगा। फिर मेरी अम्मी गली में घुस गई, उसके बाद तो मैं कुछ नहीं देख पाया। बहुत बुरी तरीके से उसने चाकू चला रहा था बच्चों के ऊपर, 3-4 बच्चों को जख्मी किया और एक औरत को जख्मी किया। चाचा बचाने के चक्कर में चाचा का इंतकाल हो गया और एक भाई का इंतकाल हो गया। तो ये वारदात खान कंपाउंड में कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं। बात पहली मरतबा ऐसा इतना दर्दनाक हादसा हो गया। मतलब रोआ भरभरा जाता। कल का जब मंजर मैं सोचता हूँ ना तो आप यकीन नहीं मानेंगे, कल हम लोग खाना नहीं खाए। वो मंजर एकदम दिमाग में घूम रहा था कि एक आदमी इतना बड़ा कांड कर दिया कंपाउंड के अंदर, मतलब 2 घर बर्बाद कर दिए उसने। लोग अगर ये बोलते हैं कि पागल है, मैं कहता हूँ वो पागल है ही नहीं है। एक पागल आदमी ऐसा कर ही नहीं सकता। आप स्टेटमेंट उठा के देखिए इस्माइल मिर्ची का। इस्माइल मिर्ची जब उसके घर में गए हैं, उससे बात की है, तो वो बंदा क्या बोलता है कि मैं बाहर जब निकलूंगा कि जब पुलिस और पब्लिक मेरे को हाथ नहीं लगाएगी तब मैं निकलूंगा। ये इस्माइल भाई का स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है। अब ये बताइए क्या एक पागल आदमी ये शर्त रख सकता है क्या? तो मुझे ये बताया गया कि उसको घर के अंदर में बंद करके रखे हैं, बाहर से कड़ी लगा दी है। तो मैंने ताबड़तोड़ हमारे शांतिनगर पुलिस स्टेशन के अंदर में सीनियर पीआई शीतल राव साहब को मैंने फ़ोन किया और एपीआई हमारे कबाड़ी साहब को मैंने फ़ोन किया कि ताबड़तोड़ स्पॉट के ऊपर में पुलिस को भेजा जाए। और मैं घर से उतरा, फिर मुझे खान कंपाउंड पहुंचने में कुछ 10 मिनट लगे होंगे। तो मैं जब वहाँ पहुँचा तो वहाँ देखा कि बड़ी तादाद के अंदर में पूरे लोग वहाँ पर जमा हुए थे। लेकिन हकीकत में हुआ क्या था ये मुझे मालूम नहीं था, क्योंकि मैं वहाँ देखा नहीं था। मैं तो फ़ोन पे जितनी बात हुई थी सुना था। तो जब वो घर के अंदर में दरवाज़ा जो बंद था उसके ऊपर पुलिस जो है लात से मार के तोड़ने की कोशिश कर रही थी और दरवाज़ा टूट नहीं रहा था। तो मैंने वहाँ की खिड़की बाजू की खोला और खिड़की खोलने के बाद में उसको देखा मैंने, और उससे बहुत ही शांति से और प्यार से मैंने उससे बात किया कि एक आदमी अगर इसके जुनून सवार था और उसने इतने बड़े वारदात को अंजाम दे चुका है कि 6 लोगों को चाकू से मारा है,
तो तरीका यही बोलता है कि उससे शांति से बात करो, पहले उसको काम डाउन करके नॉर्मल करो, फिर बात करना चाहिए उससे। तो मेरी कोशिश वही थी। तो उसके बाद में जब वो मुझे पहचाना, मुझे अच्छे से बात किया और मैंने उसको अपने भरोसे में लिया, तो फिर मैंने उसको बोला कि दरवाज़ा खोलो, मैं अंदर आता हूँ, मैं बात करूँगा। तो जब उसको मुझ पर कॉन्फिडेंस आया तो उसने दरवाज़ा खोला, लेकिन खोलने से पहले थोड़ा सा गैप था, मैं उसमें से देख रहा था कि उसके हाथ में कुछ है या नहीं है, क्योंकि एक सरफिरा आदमी था और इतना बड़ा काम कर चुका था। हो सकता है वो हथियार रखा हो अपने पास में और किसी पे भी वार करे, चाहे मैं अंदर जाऊँ या पुलिस वाले जाए या स्थानिक लोग अंदर जाए, तो वो कर सकता था। ये मेरे दिमाग में था और लोग मुझे मना भी कर रहे थे कि अंदर मत जाओ भाई, वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन किसी ना किसी को तो अंदर जाना ही पड़ता उसको निकालने के लिए। तो मैंने जब उस देखा भरोसा उसको मुझ पर हो गया है, तो फिर मैं उससे बात करके मैं अंदर घुसा। अंदर घुसने पे मैं जो कंडीशन देखा था वो पैजामे में था और उसके आंग के ऊपर में कुर्ता नहीं था। उसका कुर्ता उसके बेड के ऊपर में पड़ा हुआ था और खून के अंदर में कुर्ता लगा हुआ था। बहुत जगह जगह पे खून था उसके कुर्ते पे, पैजामे में भी था। तो अंदर घुसते टाइम मैं पहले उसका हाथ देखा, उसके हाथ में कुछ है या नहीं। तो हाथ में कुछ था नहीं, तो मैं उसका हाथ पकड़ा, उसके गर्दन पे हाथ रखा, प्यार से रखा, मतलब ऐसे नहीं कि उसको लगे कि मैं फोर्सफुली कर रहा हूँ। और मैं उससे बात किया कि मौला देख, अभी कुछ होगा नहीं, कोई कुछ तेरे को कुछ करेगा नहीं। उसके अंदर में घबराहट और एक डर था। वो मुझे वो चीज़ बता रहा था कि भाई इतने सारे लोग यहाँ खड़े हैं, पहले उनको हटा दो, या पुलिस वाले को बोलो जाने के लिए, ये लोग मारेंगे मेरे को। तो मैंने वहाँ उसको कॉन्फिडेंस में लेते हुए बोला कोई कुछ नहीं करेगा, तू आ जा बाहर। वहाँ अपनी बात करके जब हम लोग अंदर गए तो उनके बड़े भाई थे जो हमारे कंपाउंड में ही रहते हैं, इमाम साहब। तो उनको मैं लेके अंदर घुसा तो वो उठा के अपना कुर्ता उठा के उसको देने की कोशिश किए थे, लेकिन मैं तब वो टाइम डरा था कि कहीं कुर्ते के नीचे वो कुछ ना रखा हो। तो मैं इमाम साहब को थोड़ा साइड में किया, मैंने रुको देखते। तो जब वहाँ देखे हम लोग तो कुछ था नहीं, मतलब कपड़े के नीचे, और उसके हाथ में हथियार नहीं थे जो मैं देखा। अब वो हथियार कहाँ छुपाया था, कहाँ फेंका था, वो इतनी भीड़ में ना मैंने किसी से पूछा ना मैंने देखा, लेकिन खून में लथपथ था ही वो सब जगह। उसके आंख पे खून, पैजामे में खून, कुर्ते पे खून। तो फिर वहाँ से इसको जब निकाले तो बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि इसको मार देना चाहिए, जान से मार डालो, ये करो वो छोड़ो, इसने ऐसा किया उसने वैसा किया। लेकिन देखो ऐसा होता है कि उसने जो जुर्म किया है उसकी सज़ा उसको कानून देगी और कोर्ट फैसला करेगा। लेकिन अगर उस वक्त वहाँ पर आवाम में एक आक्रोश था, गुस्सा था, जो लाजमी था, वो सबके अंदर होता। लेकिन अगर वहाँ पर पुलिस और मैं अगर कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की होते लोगों को, या कंट्रोल के बाहर हो जाते, तो वहाँ के जो लोग हैं, जो अपने लोग हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो भीड़ की तादाद जो होती है बहुत ज़्यादा होती है और उसके अंदर में उसको मार देते हैं। मारने के अंदर में चाहे वो हाफ मर्डर हो जाता या मर्डर हो जाता, कुछ होता, तो जो वो जुर्म किया वो तो एक साइड में रह जाता। लेकिन जितने लोग थे मारने के अंदर में, अगर मारते तो उनके ऊपर में भी गुनाह हो जाता। तो मेरा मकसद यही था कि शांति से और वो इंसान को पुलिस लेके जाए, पुलिस अपना काम करे। बाकी उसके बाद जो मेरा इंटेंशन था कि किसी भी तरीके से जितने लोग हॉस्पिटल पहुँचे उन लोगों को ट्रीटमेंट अच्छे से अच्छा, बेहतर से बेहतर मिले और उनकी जान बचे। एक आदमी इधर खान कंपाउंड चाल में चाकू लेके लोगों को मार रहा है, उसने 4-5 लोगों को जख्मी किया है। तो इमीडिएट मैंने फिर मेरा स्टाफ और उनको उधर भेजा, और जो हमलावर है उसको स्टाफ ने उधर के लोकल पब्लिक की मदद से ताबे में ले लिया। और फिर हमने देखा कि जो जख्मी लोग हैं वो अलग अलग अस्पताल में भर्ती थे। हमने फिर वो परिस्थिति पे कंट्रोल किया सब, वहाँ पे कुछ आगे लॉ एंड ऑर्डर इशू न होने के हिसाब से। और हमने मालूमात ली तो वहाँ पे एक कमरू जमा करके एक लूम वर्कर है, उसके फैमिलीज़ के ऊपर उसके बाजू में रहने वाला अंसार नाम के आदमी ने हल्ला किया था। और वो टोटल इंसिडेंट में कमरू जमा जो है उसके चेस्ट पे वार हुआ था, और उसको फिर आगे कलवा हॉस्पिटल लेके गए तो रास्ते में उसका इंतकाल हुआ। और उसको बचाने के लिए उसके बाजू के रहने वाला एक इम्तियाज़ करके आदमी आया था, और उसको भी उसकी भी हॉस्पिटल लेके जाने के पहले ही मौत हो गई। कमरू जमा की बीवी जो है हसीना, और बेटी अफीफा और अबीमा आरिफा, ये 15 साल की एक लड़की है और एक 11 साल की लड़की है। वो दोनों भी जख्मी हो गए, उनको सिराज हॉस्पिटल में ले गए। और उनका जो बेटा है रियान, वो 16 साल का, उसको भी ये इंसिडेंट में राइट हाथ को उसको लग गया था। तो इमीडिएट फिर हमने उनका रियान का FIR लेके गुनाह दाखिल कर दिया, और जो भी डेड बॉडीज़ है उनके लोगों के ताबे में दे दी। और हम लोग गुनाह दाखिल करके आगे का इन्वेस्टिगेशन जो है इंस्पेक्टर बड़ा कर रहे हैं।
यहाँ पे मर्डर और छोटे बच्चों को मारना और जान से मारने की कोशिश करना, ऐसा 302, 307 और 75 जे एक्ट के अनुसार हमने गुना दाखिल कर दिया। इंसिडेंट ये दोनों नेबर्स थे और इनका कुछ दिन से झगड़ा चल रहा था। ये जो एक्यूज़ पर्सन है ये उसके बीवी से तलाक हो गया, अकेला रहता था, मस्जिद का चंदा जमा करने का काम करता था और उसके भाई उसको खाना पीना खिलाते थे। और जो एक्यूज़ की वाइफ जो है, अपना फिरियादी की वाइफ जो है, मम्मी जो है, वो उसको बोले थे कि अलग अलग अपने भाइयों के साथ उनके दिए हुए के इसके ऊपर जीता है, खुद तो कुछ काम करता नहीं। और उसको गुस्सा आया था और वो गुस्सा उसने इस तरह से निकाल दिया। लोग का जो कहना है ना भाई वो पागल हो, पागल नहीं, पागल जो होता है ना उसको मार दिया जाता है। पागल कुत्ते को रख के भाई लोग को कहता सबको तकलीफ होगी ना उस चीज़ से। हाँ, लेकिन लोग समझ में आते तो किसी को आता नहीं है। अब कैसा इनके घर में होता है, इनको एहसास होता ना इस चीज़ का। हाँ, जिस पे बीतरी भाई उससे पूछो, उसके बच्चों से पूछो। पागल है तो पागल कुत्ते को मार दिया जाता भाई, पहली चीज़ ये पागल है उनके घर में। पागल है ही नहीं, पहली चीज़ तो ये, पहली चीज़ पागल है ही नहीं ना भाई। तो खाना आ रहा है, बैठना आ रहा है, पहनना आ रहा है, ओढ़ना आ रहा है, हर चीज़ आ रहा है उसको, चंदा करने आ रहा है, चंदा कर रहा है, सब चीज़ को आ रहा है भाई। लेकिन लोग का कहना पागल है। कौन सा पागल भाई ये? और ये कहाँ का पागल है? हाँ, ये पागल नहीं है भाई। वो दरवाजा बंद कर ले रहा है, चाकू हर चीज़ फेंक दे। पहली चीज़ जब मैं वहाँ पे पहुँचा, पुलिस वाले जब आए ना, जब उसको दरवाजे की लात मारा गया, खुलाया गया, तो ये दरवाजा क्या किया, अंदर कड़ी मारा हुआ है, प्लस सीढ़ी लगाया अंदर से। फिर क्या बोलता है, पहले ये पब्लिक को हटाइए, नहीं मेरे को मार देंगे। पहले सबको हटा, पागल ऐसा बोलेगा नहीं। उसके अपनी सर्टिफिकेट दिखा रहा हो कि मैं पागल हूँ। पागल कभी ऐसा बोलेगा क्या मैं पागल हूँ, मेरी सर्टिफिकेट है? हाँ भाई, जो ये अफवाह फैला रहे पागल का, वो कहीं से पागल नहीं है। बस सिर्फ उसको बचाने की साजिश रची जा रही है और कुछ नहीं है इसके सिवा। हमारा पूरा मोहल्ला परेशान है, हमारे मोहल्ले मातम से बढ़ के हो गया आज। चंदा वसूल रहे, इतनी बच्चियाँ हैं, छोटी छोटी बच्चियाँ, 12 साल की, 10 साल की। उसने जानवर ने उसको नहीं छोड़ा, बच्चों को। चलो बड़े को तो अलग बात है, लेकिन बच्ची को तक नहीं छोड़ा उसने। हाँ, ये कहाँ का इंसाफ भाई? हमको इंसाफ चाहिए और जितना भी है उनका बच्चों जो हक है वो भी हमको मिलने चाहिए। और जितने इसके साजिद में है सबको अंदर जाने चाहिए भाई, हमारा यही मकसद है। 7-8 दिन पहले ये आदमी की कंप्लेन मैं इसके घर वाले को दे चुका था। रात में 2 बजे चाकू लहरा रहा था यहीं, और इसकी हमेशा की यही चालू था। घर वाले को मैं ये बता चुका था कि ये ऐसी ऐसी हरकत कर रहा है। और उसके बाद जिस दिन ये वाक़या हुआ है, उस दिन जब मैं सो के निकला हूँ, आखिरी जो आदमी था इम्तियाज़ नाम का लड़का है, उसको ये यहाँ मारा था। वो चीज़ मैं देखा हूँ। मैं ज़रा सी दूर पे था, 20-40 फीट दूर पे था। मैं भाई मतलब उनसे बच के भाग रहे थे, तो वहाँ पत्थर रखा हुआ था तो गिर गए, उल्टा गिरे, उनके सर में चोट लगी तो वहाँ पे वो बेहोश हो गए। फिर उनकी बेटी को वही बचा रही थी, उनको मतलब मार रहा था, तो उनकी बेटी को मारने लगा। तो उतने पीछे से इम्तियाज़ भाई करके है, वो जो जिनका इंतकाल हो गया है, वो आए पीछे से पकड़े उसको। तो जैसे ही पकड़े तो वो घूम के उनको मार दिया सीने पे, तो वो गिर गए। वो गिरे इम्तियाज़ भाई, फिर इम्तियाज़ गिरने के बाद उठ के खड़े हुए, अपने आप को देखे, फिर गिर गए, बेहोश हो गए, फिर उठे नहीं। फिर उनकी बीवी को मार रहा था, तो बीवी भाग के गई दूसरे घर में, मतलब अपने बचाव के लिए दूसरे घर में घुसी वैसी वो भी घुस गया साथ में, मतलब फिर उसके ऊपर खूब वार कर रहा था। मैं इम्तियाज़ अहमद का बाप हूँ, उसके वालिद। ये केस मेरे सामने हुआ। वो लड़का हमको लेके जा रहा था मंगल सलीम, हमारे साले का इंतकाल हो गया। अब बाहर निकले, जब देखा वो एक लड़की को पटक कर वो मार रहा था, उसके माँ उसको छोड़ा रही थी। अब ये मोहल्ले का लड़का, वो मोहल्ले की लड़की, में सोचा अरे यार ये तो मार डालेगा उसको। तो दौड़ के गया, उसको मतलब उसका हाथ पकड़ के खींचा तो लड़की तो छूट गई, लेकिन वो इसके ऊपर वार कर दिया। ये ऊपर ऐसे उल्टे नीचे मुंडे करके गिर गया, तो मैं समझा फिसल गया होएगा। अब बाद में वो फिर पलटी हुआ, पलटी होने के बाद वो देखा तो उसके सीने में कीड़ा और बेहोश हो गया। उसी हालत में अब उसके छोकरे लोग थे साथी में राती, ताबड़तोड़ रिक्शे लेके आए और उसको लाद के लेके गए। रिक्शे में मैं भी बैठा था, और रिक्शे में वो 3 मरतबा सांस मेरे सामने लिया है, लंबी सांस। फिर ले गया वहाँ अपने हॉस्पिटल में, उसको भर्ती किया एनेक्स में, कल्याण रोड भिवंडी हॉस्पिटल के बाजू में। वहाँ ले गया, उसको चेक वोक कराए। अब उसको लोगों लेके चले गए, हमको बताया भी नहीं क्या हुआ। तो बाद में बताया मेरा भतीजा था डॉक्टर, बोला वो रास्ते में आते आते उसका इंतकाल हो गया। आप क्या चाहते हो अभी? क्या चाहता हूँ उसके ऊपर कुछ कार्रवाई किया जाए।
उनके घर वालों के ऊपर किया जाए। उसको ऐसा आज़ाद छोड़ के क्यों रखे हैं? वो पागल तो होता तो अपने घर वालों को मारता और किसी को मारता। मस्जिद में ब्लेड मार देता है, वो अपना वो बचाव करता है, कागज़ दिखाता है मैं पागल खाने का मेरे पास रसीद है। इसके लिए कार्रवाई तो करना ही पड़ेगा, या तो क्या बताऊँ। जब आपको खबर मिली आपका बेटा मिला तो आप क्या दिमाग में क्या आया था? मेरे दिमाग में आपको कैसा लगा था सुन के? जब आपके लड़के का इंतकाल आपको मालूम पड़ा पहली बार, तो क्या सोचे आप उस टाइम? अबे सोचा क्या, उसके 4 बच्चे हैं, एक बीवी है, हम बुढ़े तो फिर चुप रहो, खालू रो मत। ये ज़ईफ़ हैं, इनकी उम्र को देखिए, कोई कमाने वाला नहीं। वही ऐसे न किया तो किसको कर सकता है। आज मेरा हुआ कल किसी का होगा, तो ऐसे रहेगा। उसको साढ़े से छोड़ देंगे, किसको भी मारेगा, किसको भी कुछ करेगा, तो उसके लिए तो कुछ इंतजाम करना ही पड़ेगा ना। देखो, ये जो चाचा है मेरे घर के सामने रहते, जिसे इनका कहना था कि उनकी औलाद का क्या होगा, मुझे शासन और प्रशासन से मांग है, अपील है कि इनके बच्चों को स्कूल की फ़ीस वगैरह जो भी होता है गवर्नमेंट से, मोहल्ले वाले से, इनकी बच्चों की पढ़ाई, एजुकेशन, जब तक बच्चे पढ़ना चाहते हैं, चाहे इम्तियाज़ भाई के बच्चे हो, चाहे कमरुल जमा के बच्चे हो, मुझे हाथ जोड़ की विनती है शासन और प्रशासन से कि इनकी जितना हो सके इनकी हेल्प किया जाए, क्योंकि इनके आगे पीछे कोई नहीं है। इम्तियाज़ भाई के 2 माँ बाप है, ज़हीफ़ माँ बाप हैं, वही एक उनके घर में कमाने और धमाने वाला था, कोई नहीं है, और उनका भी वही था। तो मैं फिर आपको एक बार बोल रहा हूँ, और ये चैनल के माध्यम से मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि इनकी एजुकेशन की पढ़ाई के लिए जो भी हो सके वो गवर्नमेंट, शासन, प्रशासन को और मोहल्ले वालों को उनकी हेल्प करना चाहिए। जो होना था वो हो गया, जो होना था वो हो गया, लेकिन मुझे फिर आपको एक बार मैं बोलना चाहता हूँ कि उनके बच्चों के एजुकेशन के लिए हम सबको खड़ा होना है।